हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टीवी क्लासेस। तो क्या आप भी वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के घबरा जाते हो और इतना घबराते हो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते? स्पेशली लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ ऐसा होता है क्योंकि वहां पे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी कि स्टेटमेंट नहीं समझ आई। कई बच्चों ने अगर स्टेटमेंट समझ ली तो उन्हें टर्म्स में रिलेशन ही सेट करना है कि कौन सी टर्म किसके साथ कैसे अटैच है, वो ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, या उनमें कंपैरिजन दी है या कोई रेशियो दी है, वो समझ ही नहीं पाते। और लास्ट प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस करते हैं? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर भूल जाता है कि हमने पहले प्लस करनी थी कि डिवाइड करनी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट करवाती है, क्योंकि अगर एक भी प्रॉब्लम में आप फंस गए तो अल्टीमेटली आपका सम सॉल्व नहीं होगा और आपके मार्क्स जो है वो 110% डिडक्ट होने ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने खत्म करनी है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इस वीडियो में मैं आज बताऊंगी आपको कि कैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करना है। कैसे करने की सॉल्व, पहले प्रॉब्लम जानेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे हमने इसे रेक्टिफाई करना है। तो करें स्टार्ट आज की वीडियो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है नॉट अंडरस्टैंडिंग दी स्टेटमेंट, कि बच्चों को स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती। अब समझने से क्या मतलब है कि उन्हें जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया होता है उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, किस टर्म के लिए हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, किसकी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर यही नहीं समझ आया क्वेश्चन का मीनिंग कि हमने क्यों करना है सॉल्व, तो आप कैसे कर लोगे सॉल्व? मुश्किल है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, वो है नो दी अननोन्स। आई रिपीट, नो दी अननोन्स, कि जो अननोन है उन्हें पहचानो पहले। अब आप बोलोगे कि ये क्या कंफ्यूजन है, जो पता ही नहीं है उसे कैसे पहचानेंगे? पता करेंगे। नो दी अननोन्स का मतलब है कि सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन देखा उसे एक बार पढ़ो, और जब पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम ही उसे समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक बार चीज पढ़ी और वो समझ आ जाती है। हमें 2-3 बार उसे देखना पड़ता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जस्ट रीड द क्वेश्चन। सेकेंड टाइम क्या करो, उस क्वेश्चन को, उनके दिए हुए टर्म्स जो हैं उन्हें अच्छे से आप समझने की कोशिश करो और देखो क्वेश्चन में कि क्या उनकी वैल्यूज साथ साथ दी हुई है। साथ साथ मतलब नेक्स्ट लाइन में भी हो सकती है कि क्या उनकी वैल्यूज दी हुई है। अब जिनकी वैल्यूज दी है उन्हें हाईलाइट कर लो, और जिनकी वैल्यूज नहीं दी है टर्म्स की उन्हें भी हाईलाइट करो। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये टर्म दी है, इसकी वैल्यू ये है, ये टर्म ये है। सपोज लेंथ इक्वल्स टू 4, ब्रेड्थ इक्वल टू 5, हाइट जो है उसकी वैल्यू उन्होंने दी नहीं। अब हमें लगेगा वो भूल गए। नो, वो भूले नहीं है, उन्होंने हमें दिया ये टास्क क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपने ये ढूंढनी है हाइट। ठीक है, तो इस तरह अपनी जो क्वांटिटीज हैं उन्हें हाईलाइट करो और जो अननोन क्वांटिटी हुई उसे एक वेरिएबल असाइन करो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है असाइन दैम अ वेरिएबल, कि जो भी अननोन क्वांटिटीज हैं उन्हें पहचानो। फर्स्ट प्रिंसिपल, नो द अननोन्स एंड देन असाइन दैम अ वेरिएबल। क्लियर है? मोटिव पता चल गया कि क्वेश्चन में हमने करना क्या है, क्यों हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है जी? फर्स्ट प्रॉब्लम भी जान ली और उसका सोल्यूशन भी। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम पे, वो है हाउ टू सेट अप इक्वेशंस। अब सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप है अपने आंसर तक जाने के लिए। अब सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है जी। अब वैल्यू आपने किसी वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है, किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपके लिए एक इक्वेशन भी तो होनी चाहिए, एक सम भी तो होना चाहिए कुछ जिसे आप सॉल्व करोगे। तो अब वो इक्वेशन बनेगी कैसे? अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को जो स्टेटमेंट दी होती है, आपका क्वेश्चन दिया होता है, उसमें उन्हें टर्म्स में रिलेशन बिठाना नहीं आता। रिलेशन कैसा? कि कोई टर्म दूसरी टर्म के साथ कैसे रिलेटेड है। जैसे राम इज 4 years older than श्याम। राम जो है श्याम से 4 साल बड़ा है। राम इज 4 years older than श्याम। तो वो बच्चे क्या करते हैं, राम को श्याम की एज से 4 गुना कर देते हैं, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उन्होंने तो सिर्फ ये बोला है कि 4 years older, 4 years older यानी कि 4 साल बड़ा है। 4 साल बड़ा मतलब हमने 4 ऐड करने थे, लेकिन कुछ बच्चों ने इसे गलत समझा और उन्होंने 4 गुना कर दिया, तो हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो करते ही हैं। ऐसा है कि उन्हें बहुत बार समझा लो लेकिन वो कई बार समझ नहीं पाते। अब हर एक बच्चे का अलग अलग माइंड होता है, तो वो कई बार समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, इस चीज का वो जो सोल्यूशन है। अब इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में कुछ टर्म्स है, वो स्टेटमेंट में कैसे यूज होते हैं और उनके बदले में हमने उनके लिए कौन से साइन यूज करने हैं, इस चार्ट में आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। अब
इस तरफ कुछ टर्म्स है, इस तरफ कुछ टर्म्स है, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि ब्रैकेट लगा के मैंने लिखा है कि इन टर्म्स के लिए ये प्लस साइन लगाना है और इन टर्म्स के लिए मैंने लगाना है नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब ऐड दिया हुआ है सपोज आपको कि 5 इज एडेड टू 4, तो ये तो सिंपल है कि 5 में 4 ऐड करना है, यानी कि हम प्लस करेंगे। एक्सीड कि 4 एक्सीड्स 9 बाय 13, इस तरह उन्होंने कोई भी रैंडम आपको स्टेटमेंट दी है तो एक्सीड का मतलब है कि 4 बढ़ रहा है, एक्सीड का मतलब है बढ़ना, आगे। क्लियर है? तो जहां पे एक्सीड आया वहां पे हमने क्या लिखना है, प्लस का साइन लगाना है। देन आफ्टर, आफ्टर ये तो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, बिफोर आफ्टर जब हम करते हैं, आफ्टर मतलब बाद वाली वैल्यू, तो बाद वाली वैल्यू हम अगर हमने आगे जाना है, बाद में कोई वैल्यू निकालनी है तो हम प्लस ही करेंगे। तो जहां पे आफ्टर आया वहां पे भी आपने प्लस लगाना है। सम जहां पे होगा वहां पे क्या होता है, अब सम क्या होता है, जब हम कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं उनका जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम। तो जहां पे सम दिया इट मीन्स क्वांटिटीज क्या हो रही है, ऐड, तो सिंपल कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है जी। सिमिलरली मोर, मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो प्लस आएगा क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है। फास्टर, तेज, अब कोई गाड़ी चला रहा है, हम बोल रहे हैं उसने स्पीड बहुत फास्ट कर दी है कि वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, इज गोइंग फास्टर एंड फास्टर। ठीक है, तो अब तेज का मतलब क्या है कि वो स्पीड बढ़ा ही रहा है, घटा तो नहीं रहा, कम तो नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली अगर फास्ट कर रहा है, तेज कर रहा है, तो स्पीड जो है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। बढ़ने का साइन हमने कौन सा लगाना है, प्लस का। क्लियर है नहीं? तो ये सारी कुछ टर्म्स हैं जिनके लिए हमने प्लस का साइन लगाना है। अब चलते हैं इस तरफ, नेगेटिव साइन हमने कहाँ लगाना है। प्लस वाले आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेगेटिव साइन कैसे लगाना है, फर्स्ट तो सबसे बेसिक सा है सब्ट्रैक्ट। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, कि 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया, यानी कि माइनस किया गया, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अगो, स्टोरीज पढ़ते थे हम छोटी क्लासेस में, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, पढ़ा है ना ये सेंटेंस, पहले ही, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, यानी कि कोई चीज पहले हो चुकी है, यानी कि पास्ट में है। तो सपोज अगर मैं 2024 में आज खड़ी हूँ, तो मैंने 2019 की कोई बात करनी है, तो मैं 5 साल पीछे की बात कर रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चला कि वो 5 साल का डिफरेंस है, मैंने 2024 में से 2019 जो है माइनस कर दिए, यानी कि मैंने माइनस करके वो जो डिफरेंस है वो निकाला है। तो इसीलिए अगो के लिए हमने, यानी कि जब पिछले पास्ट की बात करेंगे तो हमने कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। बिफोर, ये आफ्टर का ऑपोजिट है, आफ्टर मतलब बाद में हमने आगे की वैल्यू निकालनी है, प्लस करेंगे। बिफोर मतलब पहले हमने पीछे की कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। क्लियर? नेक्स्ट है डिफरेंस। अब जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उनके आंसर को क्या बोलते हैं, सम। सिमिलरली जब हम दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो आंसर आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, सिंबल यूज नेगेटिव, माइनस का। क्लियर? देन लेस, कम है, कम के लिए जैसे कोई दो क्वांटिटीज हैं, उनमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन दैट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी उससे कम है। अब वो कितनी क्वांटिटी है वो आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, लेकिन कितनी कम है हम माइनस करके पता करेंगे, तो उस केस में भी हमने कौन सा सिंबल यूज करना है, माइनस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है, और यहाँ पे भी कि जहाँ पे हमने प्लस लगाना है और जहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन लगाना है। तो ये चार्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे आप अभी के अभी नोट भी कर सकते हो। ये बहुत काम की चीजें हैं। आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर स्टेटमेंट में इस तरह की बात होगी तो मैंने ये सिंबल लगाना है, अगर इस तरह की बात होगी तो मैंने नेगेटिव सिंबल लगाना है। क्लियर? अब यहाँ पे दो चीजें और है, इनको क्यों छोड़ना है ये भी देख लेते हैं। ट्वाइस, ट्वाइस मैंने लिखा है इनटू 2, ट्वाइस। राम्स एज इज ट्वाइस दैट ऑफ श्याम। राम्स एज इज ट्वाइस दैट ऑफ श्याम, कि राम की एज शाम की एज से 2 गुना है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, यानी कि 2 गुना। जैसे अगर शाम की एज 14 है तो राम की एज कितनी होगी, 2 गुना करके 2 से मल्टीप्लाई करके 28। तो यानी कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ, इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई, तो हमने उस पर्टिकुलर वैल्यू को, उस पर्टिकुलर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर ट्वाइस दी है, अगर थ्राइस है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वेरी करेगा, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या इसका मीनिंग है और कौन सा हमने सिंबल या ऑपरेशन यूज करना है। क्लियर है? तो अब वेरिएबल हमने पता कर लिया कि मैंने जी इस वेरिएबल के लिए अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। इक्वेशन भी बना ली इस चार्ट की हेल्प से, क्योंकि ये चार्ट क्लियर हो गया तो आप रिलेशन भी सेट कर पाओगे टर्म्स के बीच, और आपके पास इक्वेशन जो है वो इजीली बन जाएगी। क्लियर? अब इक्वेशन बन गई, लास्ट काम क्या है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। और ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना हम सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन चैप्टर में। सिंपल, वेरिएबल एक साइड करो और कांस्टेंट एक तरफ, सम सॉल्व कर लो।
तो आई होप ये जो अप्रोच है वो आपको समझ आ गई होगी। अब वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने इसी अप्रोच को यूज करके एक सम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो अब सिर्फ अप्रोच सीखना ही काफी नहीं है, उसे अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो उसी अप्रोच को और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से ग्रैब करने के लिए हम सॉल्व करेंगे अब एक प्रॉब्लम, जिसमें हम उसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 81। 3 consecutive odd integers का सम दिया है हमें 81। फाइंड दी इंटीजर्स, हमने वो इंटीजर्स पता करने हैं जिनका सम 81 है। क्वेश्चन क्लियर है? अब अप्रोच में फर्स्ट स्टेप क्या था? नो दी अननोन्स, नो दी अननोन्स एंड असाइन देम अ वेरिएबल, कि हमने पहले अननोन क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है और उसे एक वेरिएबल असाइन करना है। अब पहले हमने स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ रीड की है, अब उसे समझेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 81। 3 कोई कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला एक, बैक टू बैक आने वाले ऑड इंटीजर्स, उनका सम हमें दिया है। सम का मतलब उन ऑड इंटीजर्स को जब हमने प्लस किया और उसका जो आंसर आया जिसे हम बोलते हैं सम, वो कितना दिया है? 81। यानी कि जो नंबर्स ऐड हुए हैं वो हमें पता है, लेकिन वो कौन कौन से वो नहीं हमें पता, और उनका आंसर कितना है? 81, वो हमें गिवन है यहाँ पे। फाइंड दी इंटीजर्स। अब ये सारा फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमें क्लियर है कि इंटीजर्स थे, उन्हें ऐड कर दिया, आंसर आ गया 81, सारा कुछ गिवन है। सेकेंड लाइन पे आ जाओ जहां पे लिखा है फाइंड दी इंटीजर्स। फाइंड दी इंटीजर्स, इंटीजर्स पता करो। अब यहाँ पे हमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सीधा क्वेश्चन ही हमसे पूछ लिया कि फाइंड दी इंटीजर्स, इंटीजर्स पता करो। तो हमने कोई दिमाग नहीं लड़ाया, कुछ फालतू ऐसे सोचा नहीं। हमने क्या किया? इंटीजर्स जो है उन्हें अननोन क्वांटिटी मान लिया और उसे एक वेरिएबल असाइन करना है। क्लियर है? क्योंकि हमें यही पता है कि यही अननोन है इंटीजर, और हमने इसे वेरिएबल असाइन कर देना है। वेरिएबल आप अपनी पसंद का कर सकते हो, वाई जेड, ए से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, कोई भी ले लो, लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा ले रही हूँ? वेरिएबल एक्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? लेट, अब इंटीजर ये मामूली सा नहीं है कोई, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है और एक के बाद आने वाले एक है, तो मैंने कौन सा ऑड इंटीजर लेट किया? फर्स्ट, क्योंकि अगर मुझे पहला पता होगा तभी मैं दूसरे तीसरे पे जाऊंगी। तो मैंने क्या किया? लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? वेरिएबल मान लिया, सॉरी अननोन क्वांटिटी पहले पता कर ली, इंटीजर था और उसे वेरिएबल असाइन कर दिया एक्स। अब नेक्स्ट कौन सा करना है? उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव, तो वो क्या होगा? सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। यहाँ पे हम सीधा ऑड इंटीजर भी लिख सकते थे, लेकिन हमें कौन सा दिया है? एक के बाद आने वाला एक इंटीजर, तो सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर विल बी इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 2। किन किन बच्चों को ये क्लियर है कि मैंने x के बाद x प्लस 1 नहीं लिखा, x प्लस 2 लिख दिया है? ये क्यों लिखा है और किन किन बच्चों को ये रीजन पता है? जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो अपने आंसर कि ये रीजन है इसलिए आपने x प्लस 2 लिखा है। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आपको बताऊंगी। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास ऑड इंटीजर कौन सा है? पहला 1 है ना, उसके बाद ऑड नंबर कौन सा है? 3, नेक्स्ट है 5। इसी तरीके से ऑड नंबर यहीं से शुरू होते हैं। अब अगर मैं 1 को x मान लूँ, 1 को मैंने x मान लिया, तो x में मैं यानी कि 1 में कितने प्लस करूँ ताकि 3 बन जाए? 2, यानी कि x प्लस 2 विल बी 3, 1 प्लस 2 विल बी 3। और अगर मैंने 1 से 5 बनाना है और जो 1 की वैल्यू मैंने लिया है x, तो मैं x में 4 ऐड करूंगी, यानी कि 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। यानी कि अगर मैं एक के बाद एक ऑड इंटीजर मैंने बनाना है तो मुझे पहले x प्लस 2 करना पड़ेगा, देन x प्लस 4, देन x प्लस 6, उससे क्या बन जाएगा? 7। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो ये पैटर्न होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बनाने का, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। इसी कारण मैंने x के बाद x प्लस 2 लिखा है। हो गया क्लियर? हो गया होगा। अब तो बहुत इजी कंसेप्ट है, सबको समझ आ गया होगा, और जिनको पहले से ही पता था वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, आपको ये पता है पहले से ही। ठीक है जी। तो अब सेकंड ये है, और थर्ड कौन सा हो जाएगा? इंटीजर x प्लस 4। थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर विल बी
x प्लस 4। फर्स्ट स्टेप हो गया, अननोन क्वांटिटी मिल गई, उन्हें वेरिएबल भी असाइन कर दिए। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप कौन सा था? इक्वेशन सेटअप करनी, यही था ना। अब हम करेंगे इक्वेशन सेटअप। इक्वेशन सेटअप कहाँ से करेंगे? इस फर्स्ट स्टेटमेंट से जो कि उन्होंने हमें प्रॉब्लम में हमें दी है। वो क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 81। सम किसका है? कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का। वो तो हमें पता नहीं है, हमने उन्हें वेरिएबल माना है, तो कौन से है वो वेरिएबल? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। अब मैंने इन्हें ऐड क्यों किया? क्योंकि इन तीनों ऑड इंटीजर्स का सम है। क्लियर? अब सम वो कितना है? 81। the sum of 3 consecutive odd integers x plus 2 and x plus 4 is 81। क्लियर? फर्स्ट स्टेप भी पूरा कर लिया, सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसके लिए? इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो कि था हमारा ऑड इंटीजर, यही था। तो चलिए करते हैं। अब ये तो सिंपल है, वेरिएबल्स आपस में सॉल्व कर दो और कांस्टेंट एक आपस में सॉल्व कर दो। x x x 3 बार है, ऐड हो रहा है, तो आ गया 3x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 इक्वल टू 81। क्लियर? अब 6 मैंने ट्रांसपोज किया, ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड। 81 माइनस 6, 81 माइनस 6 विल बी 75 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। क्लियर है जी? क्या हुआ हमारे यहाँ? वेरिएबल लिया, वेरिएबल ऐड किया, पहले इक्वेशन सेटअप की। इक्वेशन जो सेटअप की है उसे मैं हाईलाइट कर दूं जरा आपकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है जी। ये था हमारा सेकंड स्टेप एंड ऑल दिस इज थर्ड स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन पार्ट। क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हीं स्टेप को यूज करके, उसी अप्रोच को यूज करके हमने ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली है। लेकिन अभी ये अधूरी है। क्यों? क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव 3 ऑड इंटीजर्स निकालने, 3 ऑड इंटीजर्स निकालने, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू सिर्फ एक की आई है, x इज इक्वल टू 25 फर्स्ट इंटीजर की। तो सेकंड के कैसे निकालेंगे? वैल्यू यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ। सो फर्स्ट ऑड इंटीजर इज फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 25। क्लियर? सेकंड क्या था? x प्लस 2। नाउ सेकंड इंटीजर विल बी, सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू, अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है? पहले वो फॉर्मूला लिखो जो आपने वेरिएबल लेट किया था x प्लस 2, उसमें फिर x की वैल्यू फिल करनी है, जो कि ये प्रेजेंटेशन की व्यू से बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप सीधा लिख दोगे आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, लेकिन इस तरह से सॉल्व करना अच्छा लगता है। क्लियर है? x प्लस 2 दैट इज x की वैल्यू है 25 और आंसर आ गया 27। थर्ड, देन थर्ड इंटीजर विल बी x प्लस 4। थर्ड इंटीजर equals to x plus 4 that is 25 plus 4 equals to 29. Therefore 25, 27 and 29. These are the 3 consecutive odd integers whose sum is equal to 81. Clear? ये था हमारा सम कि 25, 27 और 29 तीन ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स थे जिन्हें ऐड करके आंसर आता है 81 और यही हमने पता करना था। तो आई होप कि ये अप्रोच जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपको अच्छे से क्लियर होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो और जो कंसेप्ट है आपका और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो जहाँ पे टाइम मैनेज कैसे किया जाए आपके एग्जाम के ड्यूरिंग, वो आप जान सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।